नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम देखने वाले हैं जो पहला चैप्टर है दयालु शिकारी, कक्षा 6 जो है उनका पहला पाठ और उसके अंतर्गत आया हुआ ये संज्ञा का व्याकरण का भाग। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हालांकि यहाँ पर दी गई व्याख्या है वो हम सबसे पहले देखते हैं, जिनमें क्या कहा गया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। कि कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या तो कोई भाव हो, उसे दिखाने वाले जो शब्द होते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ये राम है, श्याम है, उदाहरण यहाँ दिया गया कि थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। तो राम और श्याम क्या है कि व्यक्ति को प्रकट करते हैं, व्यक्ति का नाम दिखाते हैं। तो कोई भी नाम हो उसे व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहते हैं। अब यह संज्ञा को थोड़ी सरलता से समझने के लिए हम एक वीडियो की ओर चलते हैं, तो वो आप ध्यान से सुनिएगा। विद्यार्थी मित्रों, इन वाक्यों को सुनिए। क्रमशः 6 वाक्यों। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा की गई है उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा की परिभाषा सुनिए। जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, जाति, पदार्थ का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. राम और लक्ष्मण भाई थे। 2. हिमालय ऊंचा पर्वत है। 3. गुलाब का फूल अच्छा है। 4. रमेश हर रोज स्कूल जाता है। 5. सब गांधीनगर जा रहे हैं। 6. आज बिल्ली दूध पी गई। ठीक है, तो इसी तरह ये उदाहरण के वाक्य को देख लेने के बाद हम आगे देखें तो यहाँ पर हमारे पाठ के बाद है वो यहाँ कुछ वाक्य दिए गए कि नीचे दिए गए वाक्य में संज्ञा जो है उसे रेखांकित करना है, यानी कि नीचे ऐसी लाइन बनानी है। जैसे कि उदाहरण दिया है कि थोड़ी देर बाद राम और श्याम मिले। तो ऐसे संज्ञा वाले जो शब्द है उनके नीचे हमें लाइन बनानी है। तो पहला वाक्य क्या है हमारा कि पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो उसमें कौन कौन से संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पर रहेगा नाम, यानी कि पूजन है वो संज्ञा रहेगी। उसके बाद दूसरा दिया गया है कि सब अंबाजी जा रहे थे, तो अंबाजी है वो भी संज्ञा होगा। तो यह क्या होगा कि स्थल का नाम, यहाँ व्यक्ति का नाम था। अब तीसरा देखें कि गुलाब का फूल मुझे पसंद है, तो यहाँ पर गुलाब है वो क्या हुआ कि एक फूल का नाम है, इसलिए वो भी संज्ञा हुई। फिर कहे चौथा कि हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी, तो यहाँ पर हिमालय जो है पर्वत का नाम है, इसलिए हिमालय रहेगा। फिर पांचवा देखे कि आज बिल्ली सारा दूध पी गई, तो उसमें संज्ञा शब्द क्या होगा कि बिल्ली। तो इस तरह हम देखें तो संज्ञा में मुख्य क्या होता है कि जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ आदि का जो बोध कराते हैं इसे शब्द को संज्ञा कहते हैं। आमतौर पर हम सरल भाषा में कहे तो कोई नाम, कि हर एक व्यक्ति वस्तु का जो नाम है उसे व्याकरण की भाषा में कहे तो संज्ञा कहा जाता है। तो ये छोटा सा ही टॉपिक हमारा रहा है। इसके बाद और भी व्याकरण के टॉपिक की चर्चा हम आगे करेंगे। धन्यवाद। और इसके अलावा यह छठा जो प्रश्न हमने देखा तो वो भी एक व्याकरण का अलग पार्ट बनाकर उसमें संज्ञा की व्याख्या लिखकर फिर इनके ये सारे उदाहरण जो यहाँ दिया गया उस अनुसार और नीचे जो मैंने बताए जवाब उस अनुसार अंडरलाइन भी करनी है। ठीक है, तो वो भी नोटबुक में नोट कर लेना। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज हम देख रहे व्याकरण का एक नया टॉपिक जो कि हमने पहले देखा कि संज्ञा, यानी कि जो नाम हम रखते हैं वो नाम को व्याकरण की भाषा में है वो संज्ञा कहते हैं। तो उसी संज्ञा के बाद हमारा तीसरा चैप्टर जो दिया गया है समझदार नन्ही, उसी के ही बाद यहाँ पर ये सर्वनाम का भी एक भाग है वो दिया हुआ है। तो उसकी ओर आगे बढ़े तो भाषा सज्जता में पहले तो ये चित्र दिया गया है। तो
ये चित्र जो है उसे आप ध्यान से देखिए, उनके आधार पर है। यहाँ पर कुछ उनकी बातें हैं वो बताई गई है। क्या बताया हुआ है कि कह रहे चाचा कह रहे रामू, ओ रामू चुपचाप क्यों बैठे हो, खेलोगे नहीं। और इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, खास तौर पर ऐसे जो काले बनाए हुए जो गाढ़े काले शब्द है उन पर हमें ध्यान देना है। अब क्या कहा गया, फिर रामू है उनका जवाब देते हुए, नहीं मेरा मन खेलने में नहीं लगता, मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। तो चाचा कहते अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना। तो रामू कहता है हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। तो चाचा कहते क्यों क्यों। रामू कहते एक दिन मैंने, तो ये शब्द ध्यान में रखते जाना, मैंने, फिर यह देखा कि वह है, मैंने है, उन्होंने है, आप है, उनकी जगह कोई ना कोई नाम रहता, पर यहाँ पर क्या है वो सर्वनाम कहा जाएगा, सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखे तो कि चाचा कहते क्यों क्यों। रामू कहते एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था, उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। चाचा कहते अच्छा, तो यह बात है। रामू कहता है चाचा जी आप चित्रकार कैसे बन गए। अब हमें खास तौर पर तो यहाँ दिया गया जो बॉक्स है उसे ध्यान में रखना है, वो हमारा मुख्य भाग रहेगा। क्या हुआ कि इस वार्तालाप में, यानी ये जो पूरी बातचीत हुई उसमें रामू के स्थान पर हमने देखा कि मैं, तुम, मैंने, यह शब्द का प्रयोग हुआ। और जबकि डॉक्टर गोलीवाला है उनके स्थान पर उन्होंने, और चाचा जी जो थे उनके स्थान पर आप प्रयुक्त हुआ है, जो कि यह सब कुछ क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो इस प्रकार इनका अर्थ हम क्या निकाल सकते हैं, इनकी व्याख्या का क्या रहेगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है वह सर्वनाम कहलाते हैं। कि संज्ञा के स्थान पर यानी किसी नाम के स्थान पर देखें तो जिस शब्द का प्रयोग होता हो तो वो हो हमारा क्या होगा, सर्वनाम बनेगा। तो यही मुख्य बात को लेकर ये हमारा सर्वनाम का भाग है वो दिया गया, ऐसा आसान सा ही है। और इसके अलावा यहाँ पर सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले सारे शब्द जो है उनकी भी यह सूची जो है यहाँ पर दी गई है, यह उनका हेडिंग है। और यहाँ जो दिया गया ये पूरा अलग अलग कई सारे शब्द है, वो सर्वनाम शब्दों की सूची है। तो उसे देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते कि ये सारे शब्द है वो सर्वनाम शब्द है। कौन कौन से, कि मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मुझ में, मुझसे, मेरे लिए, हमसे, हमारे लिए। फिर तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपसे, आपको, तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हारे, तेरे, तुझे। इसके बाद दिया गया है वह, वे, उसे, उनका, उन्हें, उनसे, उसकी, उसका, उससे, उनकी, उनके। फिर यह, ये, इसे, इसको, इन्हें, उनका, इनसे, इनके लिए। कौन, किसे, किसने, कुछ, कोई, किसी, कब, कैसे, किसको, किससे, क्या, जैसा, वैसा, स्वयं, आप, खुद, स्वतः। तो इस तरह अलग अलग कई सारे सर्वनाम के प्रयोग हम करते हैं जिनकी पूरी लिस्ट है यहाँ पर दी गई है। तो यह भी देखने हैं। और इसके बाद यहाँ पर दिए गए ये उदाहरण रूप जो सारे वाक्य है, कुल मिलाकर यह 8 वाक्य दिए गए हैं, उसे भी हमें ध्यान से देखना है, समझना है। क्या कहा गया पहला कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें आप यानी कोई व्यक्ति के लिए है इसलिए वहाँ सर्वनाम हुआ। फिर दूसरा है कि दाल में कुछ पड़ा है, तो कुछ है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद तीसरा चलो हम स्कूल चले, तो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद यहाँ मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ, तो मैं है वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। फिर 5वां है आओ हम नदी पहाड़ खेलेंगे, तो पुरुषवाचक हुआ। इसके बाद 6ठा है उसे तो बस हंसना आता है, तो वो निश्चयवाचक होगा। फिर तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी, तो वो पुरुषवाचक होगा। फिर इसके बाद अंतिम 8वां दिया गया वह अपने आप खड़ा होने लगा है। तो यह सारे मैंने जो राउंड किए हुए जो गाढ़े काले अक्षरों से लिखे हुए हैं वो सारे सर्वनाम शब्द है, जो कि यहाँ बताया हुआ है कि उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है, जो गाढ़े काले है वो सर्वनाम है। इन शब्दों का
उपयोग संज्ञा के बदले हुआ है, कि संज्ञा के बदले जिनका प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहेंगे। तो इस तरह यह आसान सी बात है, और यही सर्वनाम के लिए हम आसान से है वो जान सकते, सीख सकते हैं। ठीक है, और इसकी विशेष समझ के लिए मैं आपको एक वीडियो की ओर भी ले जा रहा हूँ, तो उसे भी आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। विद्यार्थी मित्रों, आपने संज्ञा की जानकारी तो प्राप्त की है। संज्ञा के बार बार की पुनरुक्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। उसका एक अभ्यास यहाँ प्रस्तुत है, जिसे ध्यान से सुनिए, बाद में पढ़िए। सर्वनाम। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए। रमेश अच्छा लड़का है। रमेश के पिताजी शिक्षक है। रमेश की माताजी गृहिणी है। रमेश का बड़ा भाई कॉलेज में है। रमेश कक्षा 6 में पढ़ता है। रमेश मेरा अच्छा मित्र है। रमेश चतुर है। मैं और रमेश साथ में खेलते हैं। रमेश अच्छा लड़का है। उसके पिताजी शिक्षक है। उसकी माताजी गृहिणी है। उसका बड़ा भाई कॉलेज में है। वह कक्षा 6 में पढ़ता है। वह मेरा अच्छा मित्र है। वह चतुर है। हम साथ में खेलते हैं। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। 1. मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। 2. तुम तो शिक्षक हो ना। 3. आप व्यापारी कैसे बन गए। 4. वह काम मुझसे नहीं होगा। 5. तुम्हें क्या पसंद है। 6. दाल में कुछ कम है। 7. मैं अपने आप काम कर लूंगा। के अभ्यास से आपको पता चला होगा कि संज्ञा के बदले इन शब्दों का उपयोग हुआ है। मैं, तुम, आप, वह, तुम्हें, कुछ, अपने आप जैसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब आप इन शब्दों का उपयोग कर वाक्य लिखिए। तो यह देखा हमने सर्वनाम के बारे में। अब उससे आगे देखें तो पाठ से जुड़ा हुआ एक समझने लायक और भी एक जानकारी है यहाँ पर दी गई है, जिसमें मुख्य क्या कहा गया है कि पहले तो यह पैराग्राफ है, उसे पढ़कर हम उनके मुख्य उद्देश्य है वो देखते हैं कि कुछ संयुक्ताक्षर ऐसे हैं जिनका विश्लेषण हम कभी कभार गलत करते हैं। जैसे सिद्ध में द और ध जुड़े हुए हैं, फिर भी हम दूहरा ध समझते हैं। ऐसी गलती दूर करने शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध लेखन के हेतु यहाँ ऐसे संयुक्ताक्षर दिए गए हैं कि जिनका अध्ययन करना है हमें। तो क्या कैसे कैसे संयुक्त अक्षर होते हैं कि सिद्ध में जैसे कि हमने देखा द और ध होता है, फिर भी हम डबल ध लगाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखें तो कितने यह सारे जो अक्षर है वो ऐसे ही है संयुक्त अक्षर कि जिसे हम गलत लिख सकते हैं। तो ये गलती ना हो इसके लिए हमारी जानकारी के लिए यह दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या इसमें रहेगा कि ऐसे तो कई सारे शब्द हमारे बुक में है वो मिलेंगे। पहला क्या दिया गया, ये स जो है वो कैसे बनता है, क और स से, यानी पहला वर्ण जो होता है यह हलंत होता है, यानी कि नीचे जो ये लाइन बनाई हुई है क के नीचे उसे हलंत बोला जाता है, या तो आधा भी हम कहते हैं। तो आधा क है और स से जुड़ता है तो क्या बन जाता है, ये क्ष बन जाता है। क्ष बोला भी वैसे ही हो जाता है, उच्चारण भी क और स से ही होता है, क्ष। ठीक है, फिर इनका शब्द रहे तो क्या है, क्षमा है, कक्षा है और क्षमा है। इसके बाद स और र दोनों को मिलाकर श्र होता है, श्रवण श्रेष्ठ। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद ज और य, ज और य, ज्ञ, ज्ञ, इसको क्या बोला जाएगा, हम ज्ञ बोलते हैं पर वो बिल्कुल ही गलत है। ज्ञ उसे नहीं बोला जाएगा क्योंकि उनका उच्चारण किस प्रकार रहेगा, इनकी यह बनावट के आधार पर ज ज रहेगा और
य, इसे य की तरह बोला जाएगा य। तो क्या होगा यह ज्ञ, 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 ज्ञान, विज्ञान, विज्ञान, क्या ज्ञान, विज्ञान। तो यह सही उच्चार रहेगा। ग्न है वो हम गलत बोलते हैं। इसके बाद देखें तो त और जो र है उससे जो बनता है त्र, त और र का त्र, तो त्रस्त त्रिभुज। ये तो उदाहरण के लिए दो दो शब्द दिए, इनके अलावा कई शब्द हमें मिल सकते हैं। फिर रहेगा क और र का क्या बनेगा क्र, क्रम, क्रिया। फिर ट और र का क्या बनेगा ट्र, राष्ट्र, ट्रक। फिर द और व का क्या बनेगा द्व, पर लिखा इस प्रकार जाएगा, वो खास तौर पर ध्यान रखिएगा। विद्वान और दार। फिर रहेगा द और ध, जिससे क्या बनेगा द और ध, पर लिखा ऐसे जाएगा युद्ध, प्रसिद्ध। हालांकि हलंत करते हुए भी हम लिखते हैं। फिर रहेगा द और द का ऐसे ड बनेगा। यदि डबल द जो है वो जोड़ने हैं, एक आधा और एक पूरा, तो इस प्रकार से ये द जो है वो लिखा जाएगा, तद्दन, राजगद्दी। फिर रहेगा द और म, तो उनका क्या होगा पद्म है, छद्म है, तो द्म इस प्रकार से है और लिखा जाएगा। उसके बाद देखें तो ह और य, तो य, बाह्य, सहय, य रहेगा। फिर ह के साथ रू हो तो री, जिससे री, री, ह, और इसका उच्चारण भी हम री की तरह करते हैं। कैसे, ये जो री हम बोलते हैं ना, वो रू जो गुजराती में यदि कहे बोले, पर हिंदी में इनका उच्चारण है वो री होगा। तो री, हृदय, अपहित, अपहृत, तो इस तरह से यह उच्चारण रहेंगे। और फिर अंतिम यहाँ जो दिए गए शब्द देखें तो क र म इस तरह हो तो र है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ ये रेफ के रूप में चला गया। फिर करम, यह दोनों से एक समान ही दिए गए। फिर स च का क्या होगा च, आश्चर्य, पश्चात। धर्म हो तो धर्म, र हो तो रेफ में चला जाएगा, और बाकी है और स और च हो तो आधा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें यह सारे जो संयुक्ताक्षर है इन सभी को क्या बोला जाता है संयुक्ताक्षर, यानी दो अलग अलग वर्णों को जोड़कर हमने ये एक अक्षर जो बनाया हुआ होता है, इनके कारण इसे क्या कहा जाता है संयुक्ताक्षर, जो अलग अलग वर्णों से वो बना हुआ होता है। तो यह भी एक हमारी जानकारी के लिए पूरा भाग जो है वो दिया गया है, जो कि हम कई जगहों पर ऐसे शब्द कई प्रकार के देखते हैं, तो इनके लिए इसे ध्यान में रखना जरूरी है। और ऐसे लिखा जाता है वैसे ही हमें लिखना भी होता है। ठीक है, तो यह सब भी आप व्याकरण में अलग भाग बनाकर ये तीनों अलग अलग मुद्दे हैं हमें लिखने हैं। कौन कौन से, कि पहले तो हमने संज्ञा देखा, ठीक है, उसके बाद क्या देखा सर्वनाम देखा, ठीक, और इसके बाद यहाँ क्या देखा ये संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, ठीक है। तो यह सारे भाग जो है वो नोट में अलग अलग मुद्दे बनाकर पहला, दूसरा और तीसरा वो नोटबुक में भी नोट करते जाना है। हिंदी की बुक बनाकर उसमें पार्ट बना देना है। आगे है प्रश्न जवाब का भाग रहेगा, और आधे से ज़्यादा भाग में जो है वो यह व्याकरण का भाग रहेगा। ठीक है, तो व्याकरण के 3 टॉपिक समझ लेने के बाद हम फिर एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि दूसरे पार्ट के बाद ये दिया गया है, जिनमें सबसे पहले तो ये चित्र देखकर हमें अंदाज़ा लगाना है कि इसमें क्या क्या दिया गया है, वो सब कुछ देखना है। और इसके बाद अब इनके आधार पर यहाँ पर कुछ वाक्य है वो दिए गए हैं। क्या है अब, कि लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई, शिक्षिका ने पूछा। दूसरा यह है, वाह गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। फिर तीसरा है, किशन ने कहा हाँ बेटी मैं तुम्हें खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा। फिर चौथा है, क्यों वहाँ कोई तकलीफ है। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, देखो यहाँ पर दिया गया जो है ये बॉक्स, उसमें चलना है कि किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते, सीखते समय
अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर हम क्या देखा था कि एक तो यह अवतरण चिन्ह यहाँ दिए गए हैं, फिर यह प्रश्नार्थ चिन्ह है और यह पूर्ण विराम है। यह क्या है? एक उद्गार, वाह गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है, तो यह उद्गार चिन्ह हुआ। यहाँ पूर्ण विराम है, यहाँ हम रुके थे कि किशन ने कहा, फिर हाँ बेटी, फिर अंत में कि सिखाऊंगा, क्यों, फिर रुकते हैं और फिर यहाँ प्रश्न करते हैं, वहाँ कोई तकलीफ है। तो इस प्रकार मुख्य बात क्या बताई गई है कि हम बोलते वक्त, पढ़ते वक्त, लिखते वक्त है और रुकना पड़ता है। तो रुकावट का संकेत देने वाले जो लिपि चिन्ह होते हैं वो विराम चिन्ह कहते हैं। यह उनकी व्याख्या रहेगी कि रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब इसके आधार पर इन सभी का उपयोग और सभी के उदाहरण के साथ यहाँ पर समझ दी गई है। देखते, पहला जो है वो विराम चिन्ह दिए गए। क्या उसमें बताया गया? विराम चिन्ह को इंग्लिश में कहे तो क्या, फुल स्टॉप कहा जाता है। इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, सीता स्कूल नहीं गई, तो यहाँ अंतिम जो ये दिया गया है जिसे पूर्ण विराम कहते हैं। और विराम चिन्ह के यह पहला जो भाग है पूर्ण विराम, उसमें यह रहेगा, खड़ी पाई भी उसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखें तो दूसरा है वो क्या दिया गया है, अल्प विराम, जो कि कोमा भी बोलते हैं और इनका चिन्ह है वो इस तरह रहेगा, जो कि सात की तरह का गुजराती में लिखे जाए, उनका छोटा स्वरूप। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। जैसे राम, सीता और मोहन घर गए, तो यहाँ दिया गया है। फिर रोको मत, जाने दो, तो वो दिया गया है। इनका हम दो तरीके से उपयोग कर सकते हैं, गलत भी हो सकता है, सही भी। पूर्ण विराम, ये अल्प विराम का बहुत महत्व है कि रोको ऐसा यदि लिखा हुआ हो और फिर अल्प विराम का किया गया हो कि रोको, और यहाँ अल्प विराम, तो क्या होगा, रोको मत जाने दो, ऐसा होगा, तो वो अर्थ बदल जाएगा। इनके कारण ये अल्प विराम भी बहुत जरूरी है। फिर तीसरा देखें तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, जो कि क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, तो उनका चिन्ह ऐसा रहता है, किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। कोई व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम जो प्रश्न करते हैं और अंत में ये प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। क्या तुम विद्यालय गए थे? तुम क्या करते हो? तो इस प्रकार के अलग अलग हमें ये प्रश्न चिन्ह का उपयोग है वो मिलता है। फिर देखें तो विस्मयादि बोधक चिन्ह, वो हमारा चौथा भाग रहेगा, जिसे अंग्रेजी में क्या कहेगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। यह जो कि उनका चिन्ह रहेगा, कहाँ लगाया जाता है कि आश्चर्य हो, घृणा हो, सुख हो, दुख हो, आदि सब भाव कि हर्ष, खुशी, दुख, नफरत वगैरह की बात है, ऐसे शब्दों के बाद लगाए जाते हैं, जिनका प्रयोग कैसे शब्दों में होता है, अरे है, बाप रे, वाह, शाबाश, आहा, छी, वो, यह अलग अलग कई शब्द रहते हैं। जैसे कि वाह, आपने तो कमाल कर दिया, अरे क्या हो गया। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये विस्मयादि सूचक चिन्ह है वो लगाया गया है। इसके बाद देखें तो यहाँ पर दिया गया है, पांचवा हमारा रहेगा योजक चिन्ह, यानी कि हाइफन चिन्ह। ये छोटी सी लाइन रहती है। योजक चिन्ह का प्रयोग है कहाँ होता है, सामासिक शब्द। सामासिक यानी क्या होगा कि समास के द्वारा जुड़े हुए, समास भी व्याकरण का एक भाग है। जैसे कि सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश। आमतौर पर कहे तो कैसे शब्द होते हैं, एक दूसरे के विरोधी शब्द होते हैं। जिनमें पहला देखें कि सबसे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। तो इस तरह यह योजक चिन्ह का भाग है वह दिया गया है। इसके बाद हम देखें तो हमारा भाग छठा जो रहेगा वो क्या रहेगा, निर्देशक चिन्ह। ये तो डैश जो मार्क कहते हैं, डैश चिन्ह,
ऐसा रहता है। हालांकि योजक चिन्ह थोड़ा छोटा रहता है, ये थोड़ा बड़ा रहता है, थोड़ा सा ही फर्क है, पर उनका उपयोग है वो अलग अलग है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है कि वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए, जैसे मोहन ने अपने मित्रों, फिर यहाँ निर्देशक चिन्ह राकेश, आकाश, अविनाश से रुपये मांगे, तो यह है। फिर यह इस तरह से होगा, ग्राहक कहता है इस पुस्तक का क्या मूल्य है, दुकानदार यह 25 रुपये की है, तो कोई बोलता है उनके बाद, उनके नाम के बाद भी लगाया जाता है, तो यह निर्देशक चिन्ह रहता है। फिर हमारा 7वां रहेगा ये कोष्ठक चिन्ह, ये तो ब्रैकेट चिन्ह जो कहते हैं, जो ब्रैकेट हम अक्सर कई जगहों पर करते हैं। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है। जैसे अध्ययन हर क्षेत्र में लाभ देता है, अध्ययन का अर्थ सबको दिलाने के लिए पढ़ना, उनका सरल शब्द हम लिखते हैं। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए तो विलोम शब्द होता है समानार्थी, और ब्रैकेट में उनके सरल अर्थ के लिए यह कोष्ठक चिन्ह वो लगाया जाता है। इसके बाद हमारा 8वां रहेगा यह अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कोमा जो बोलते हैं, ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा के लिए रहेगा, ये डबल इन्वर्टेड कोमा हिंदी में क्या कहा जाएगा, इकहरा अवतरण चिन्ह और फिर दोहरा अवतरण चिन्ह। अब इकहरे में क्या होगा, कहाँ लगेगा, किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक को लेकर यह इकहरा चिन्ह लगाया जाता है। समझदार नन्ही पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी, तो यहाँ जो लगाया हुआ है तो वो रहेगा। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है निराला, तो कोई उपनाम हो, शीर्षक हो, वहाँ इकहरा चिन्ह रहेगा। दोहरा चिन्ह कहाँ रहेगा, जो कि इनका चिन्ह ऐसे रहेगा, इकहरा का ऐसा रहेगा, दोहरा का डबल रहेगा। कि कथन को मूल रूप में उद्धृत यानी लेने के लिए अवतरण चिन्ह के महात्मा गांधी ने कहा था, और फिर उन्हीं के शब्दों में जब वर्णन करना होता है तो वहाँ पर ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है वो लगाया जाता है। फिर कहा कि शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। तो इस तरह से ये अवतरण चिन्ह में इकहरा और दोहरा अवतरण चिन्ह भी रहता है। और इसके आधार पर ये कुल मिलाकर हमें 8 यहाँ तक दिए गए हैं, और इसके आधार पर हमें यहाँ पर कुछ वाक्य है वो दिए गए हैं। क्या है, चीची तुमने यह क्या किया, वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो, वाह आज मजा आ गया, अरे तुम नहीं गए। तो यह सारे प्रश्न यानी कि चारों प्रश्न को भी आपको सोल्व करते हुए उनके उत्तर के साथ भी नोटबुक में लिखना है। तो इस तरह हमने आगे जो 3 टॉपिक देखे थे, संज्ञा, सर्वनाम, और उसके बाद जो देखा वह सभी भाग को लेकर ये संयुक्ताक्षर देखा था, और फिर हमने ये देखा विराम चिन्ह। तो इन सभी को नोटबुक में लिखते जाना है और साथ में चलते रहना है, ठीक है। तो ये व्याकरण का भाग ही हम साथ में ही देखते जा रहे हैं। तो ये 3 हमारे पाठ भी कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके बाद तीनों पाठ के अंतर्गत आने वाला सारा व्याकरण है वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। तो विराम चिन्ह में भी कैसे ही लिखना है कि इनकी यह दी गई जो व्याख्या है वो लिख लेनी है, और फिर हमने 1 से लेकर 8 तक जो उनके ये भाग देखे, उनकी ये व्याख्या के सहित उनके 2-2 उदाहरण दिए गए हैं, तो सारे ही भाग लिखने हैं। तो इस तरह से यह हमारा व्याकरण का पूरा भाग रहेगा, ठीक है, विराम चिन्ह के अंतर्गत। तो 8 भाग उनका ये पूरा ही जो दिया गया है वो लिखते रहना है, ठीक है। धन्यवाद।